स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान की चर्चा करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि अरब प्रदेश के भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के क्षेत्र में क्या-क्या योगदान दिया है। भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अरब प्रदेश कहाँ है। विश्व मानचित्र पर यदि आप गौर करें तो आप देखेंगे या पाएंगे कि भारत के पश्चिम में, अफ्रीका महादेश के उत्तर में और यूरोप महादेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में एक ऐसा प्रदेश है जहां शुष्क और अर्धशुष्क वातावरण पाया जाता है। ऐसे जलवायु वाले प्रदेश में जहां मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है, शुष्क वातावरण है और मूल रूप से जहां घुमक्कड़ जनजातियां निवास करती रही हैं, उसे ही अरब प्रदेश कहा जाता है। मूलतः इसमें मोरक्को से लेकर अल्जीरिया तक का प्रदेश शामिल है। विश्व मानचित्र की स्थिति से हम इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह अरब प्रायद्वीप का क्षेत्र है, जिसे अरब प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मोरक्को का क्षेत्र है, अफ्रीका महादेश का उत्तरी हिस्सा है, यहाँ ब्लैक सी है, यहाँ कैस्पियन सी आप देख सकते हैं। यह संपूर्ण प्रदेश अरब प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में अरब लीग एक संस्था है जिसके सदस्यों को सामान्यतः अरब देश कहा जाता है। इसमें 22 स्टेट शामिल है, जिसमें अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मौरितानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतार, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और ट्यूनीसिया शामिल हैं। इस अरब प्रदेश में जो भौगोलिक वातावरण रहा है मूलतः, उसके कारण यहाँ के विद्वानों ने जो देखा, जो समझा और जो जाना, उसे लिपिबद्ध किया और आज वह ज्ञान हमारे सामने है। स्टूडेंट्स, भूगोल तथा भौगोलिक संकल्पनाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण ही यह संभव हो सका है कि भूगोल आज रोचक विषय के रूप में हमारे सामने मौजूद है। प्राचीन काल में जहां इसके अंतर्गत पृथ्वी और इस पर पाई जाने वाली विशेषताओं का अध्ययन किया जाता था, वहीं अब इसका क्षेत्र काफी विस्तृत हो चुका है। वास्तव में यह सब द्वितीय विश्व के बाद संभव हो सका है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एवं संपूर्ण भूगोल में आया यह क्रांतिकारी परिवर्तन किसी एक दिन का नहीं, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि यह विभिन्न युगों के विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के ज्ञान एवं दर्शन के कारण संभव हो सका है। वास्तव में भौगोलिक विचारधाराओं को प्रभावित करने वाले विद्वानों में ग्रीक, रोम, अरब, फ्रेंच, ब्रिटिश तथा अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं और रूसी भूगोलवेत्ताओं का नाम उल्लेखनीय है, जिन्हें प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक भूगोलवेत्ताओं में बृहत रूप में हम बांटकर अध्ययन करते हैं। जहाँ तक अरब भूगोलवेत्ताओं का संबंध है, इसे मध्यकालीन भूगोलवेत्ताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिनके योगदान भौगोलिक क्षेत्र में स्मरणीय है। वास्तव में ईसा की 7वीं सदी से लेकर 14वीं सदी का काल इस प्रदेश में काफी भौगोलिक दृष्टि से फलता फूलता रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह काल अंधकार युग या डार्क एज के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली यदि हम यह कहें कि यह डार्क एज अरब प्रदेश के लिए नहीं था, तो यह किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। यूरोपीय प्रदेश में जब कैथोलिक या चर्च का प्रभाव या पादरियों का प्रभाव समाज पर ज्यादा पड़ने लगा, तब वहां ज्ञान विज्ञान का विकास धीमा पड़ने लगा, जिसे अंततः अंधकार युग या डार्क एज का नाम दिया गया। लेकिन इसका तात्पर्य या इसका मतलब यह नहीं है कि विश्व के सभी भागों में उस समय अंधकार ही था। एक ऐसा भी क्षेत्र था विश्व में जहां भौगोलिक ज्ञान फल फूल रहा था
और अपने चरमोत्कर्ष पर था। ऐसे ही एक प्रदेश का नाम है जिसे हम अरब प्रदेश के नाम से जानते हैं। यह अरब प्रदेश दक्षिण पश्चिम एशिया के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि यह मरुस्थलीय प्रदेश है, शुष्क या अर्धशुष्क जलवायु वाला प्रदेश है, लेकिन भौगोलिक ज्ञान में इसने जो योगदान दिया है वह अतुलनीय है। आज भी हम इसका अध्ययन करते हैं। आज भी अरब भूगोलवेत्ता भौगोलिक ज्ञान को बढ़ाने में लगे हुए हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अरब भूगोलवेत्ताओं ने प्राचीन ग्रीक और रोमन भूगोलवेत्ताओं के ज्ञान को सुरक्षित और संरक्षित रखने का कार्य किया और उसमें कुछ वृद्धि भी की है। क्योंकि इस समय अरब साम्राज्य का विस्तार ईरान, इराक, सीरिया तथा बैक्ट्रिया पर भी हो चुका था और साथ इसका संपर्क पूर्वी देशों खासकर भारत के साथ हो चुका था। इन सब कारणों से अरब भूगोल के विकास एवं भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में इनके योगदान स्मरणीय है, काफी महत्वपूर्ण है। 7वीं से 14वीं सदी के दौरान इन अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदानों की चर्चा हम करेंगे। यहाँ यह उल्लेख किया गया है कि अल मसूदी इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ अरब ज्योग्राफर, यानी अल मसूदी को अरब भूगोलवेत्ताओं का पिता माना जाता है तथा अल इदरिसी वह पहला विद्वान था, अरब विद्वान था जिसने विश्व का मानचित्र 1154 ईस्वी में ही बनाया। 1154 ईस्वी में अल इदरिसी ने विश्व का मानचित्र बनाया था। जब हम अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान की चर्चा करते हैं तो सबसे पहला जो बृहत वर्गीकरण है उसे हम 8 वर्गों में रख सकते हैं। पहला है स्टोरेज ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज। अरब भूगोलवेत्ताओं ने भौगोलिक ज्ञान की रक्षा का कार्य भी किया है। दूसरा है कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यानी खगोल विज्ञान या खगोल विद्या के क्षेत्र में अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान। तीसरा है कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के क्षेत्र में अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स मैथमेटिकल ज्योग्राफी, अरब भूगोलवेत्ताओं का गणितीय भूगोल के क्षेत्र में योगदान। पांचवा वर्गीकरण हम कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स कार्टोग्राफी, मानचित्र कला या मानचित्र भूगोल के क्षेत्र में अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग अरब भूगोलवेत्ताओं के आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान की बात करेंगे, कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सातवां वर्गीकरण है कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स ज्योग्राफिकल लिटरेचर, भौगोलिक साहित्य के क्षेत्र में अरब भूगोलवेत्ताओं ने क्या योगदान दिया है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। और अंततः मानव भूगोल के क्षेत्र में इन अरब भूगोलवेत्ताओं ने क्या योगदान दिया है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। आइए अब हम इसे सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं, जानते हैं और सुनते हैं। पहला है स्टोरेज ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज, भौगोलिक ज्ञान की रक्षा का कार्य। 7वीं सदी के समय जब अरब साम्राज्य में अब्बासी वंश के खलीफा का प्रशासनिक कार्यालय दमिश्क से हटाकर बगदाद किया गया, तब उस समय वहां यूनानी प्रभाव मौजूद था। यहाँ यूनानी भूगोलवेत्ता खासकर अरस्तु और प्लेटो के ज्ञान का अपूर्व भंडार पड़ा हुआ था। इस कारण इन अरब भूगोलवेत्ताओं ने यूनानी ग्रंथों, खासकर भौगोलिक ग्रंथों के सुरक्षित और संरक्षित रखने का कार्य किया। वह कैसे किया? इन भूगोलवेत्ताओं ने यूनानी ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया, जिससे अरब विद्वानों को यूनानी भौगोलिक ज्ञान से अवगत होने का मौका मिला। कई नए भूगोलवेत्ताओं को भी इससे प्रेरणा मिली, जिसने बाद में भूगोल को अपने विचारों से
अवगत कराया। विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि अरब भूगोलवेत्ताओं ने यूनानी ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कर इस भौगोलिक ज्ञान की रक्षा का कार्य किया है। दूसरा है खगोल विद्या के क्षेत्र में योगदान। मरुस्थलीय तथा अर्धमरुस्थलीय वातावरण होने के कारण यहाँ रात्रि काल में आकाश सदैव साफ रहा करता है। आप यह जानते हैं कि अरब प्रदेश मूलतः शुष्क या अर्धशुष्क जलवायु वाला प्रदेश है, जहाँ दिन के समय काफी तेज धूप हुआ करता है। ऐसी स्थिति में मूल रूप से यहाँ प्राचीन काल में या मध्यकाल में कह तो कार्य करना काफी असंभव रहा होगा। इसलिए वहाँ के विद्वानों ने संध्या काल और विशेषकर रात्रि काल में जो अध्ययन किया, जो समझा, जिसे जाना, उसे लिपिबद्ध कर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि यहाँ के विद्वानों ने आकाशीय पिंडों की गति, तारों एवं ग्रहों की स्थिति, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के साथ ही सूर्य एवं चांद तथा अन्य आकाशीय पिंडों के अध्ययन में अधिक रुचि लिया है। परिणाम यह हुआ कि इससे संबंधित जानकारी सर्वप्रथम अरब भूगोलवेत्ताओं से ही विश्व को मिला है। तीसरा है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान। भौतिक भूगोल के क्षेत्र में भी अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत अल इदरिसी, इब्न सीन का नाम महत्वपूर्ण है। इन लोगों ने मंडल एवं वायुमंडल का अध्ययन किया है। अल मसूदी ने वायुमंडल को 7 वर्गों में बांटा, जो वर्गीकरण आज भी विद्वानों के अंतर्गत मान्य है। अल मसूदी वह विद्वान था जिसने सर्वप्रथम मानसून की उत्पत्ति के बारे में बताया कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तथा वाष्पीकरण से वर्षा होती है। अरब भूगोलवेत्ताओं ने इसी मानसून को मौसम के रूप में नामकरण किया, जिसका अर्थ यह हुआ कि मौसम विशेष में हवाएं एक निश्चित दिशा में चलती हैं। इसी मौसम शब्द से मानसून शब्द बना है, जिसे आज हम मानसून के नाम से जानते हैं और मानसूनी जलवायु प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि मानसूनी प्रदेश में समय विशेष पर या मौसम विशेष में एक निश्चित दिशा में वायु का प्रवाह या संचार होता है, जो वर्षा का कारण बनता है। चौथा है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मैथमेटिकल ज्योग्राफी। गणितीय भूगोल के क्षेत्र में अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान भी हम महत्वपूर्ण मानते हैं। गणितीय क्षेत्र में इन लोगों का योगदान मुख्य रूप से प्रार्थना करने के समय और दिशा के संदर्भ में है। वास्तव में अरब प्रदेश इस्लाम संस्कृति का प्रदेश रहा है, जहां निश्चित समय पर अल्लाह की इबादत करना प्रमुखता से लिया जाता रहा है। यही कारण है कि इस प्रदेश में किस दिशा में और किस समय अल्लाह की इबादत की जाएगी, उसकी पूजा की जाएगी, इसके लिए इन लोगों ने निश्चित समय और दिशा निर्धारित किया है। इस कारण इन्होंने गणितीय भूगोल पर विशेष रूप से जोर दिया और कई प्रोजेक्शन प्रक्षेप गणितीय आधार पर तैयार किया है। समुद्री परिवहन मानचित्र के लिए इन्होंने ही बेलनाकार प्रक्षेप का उपयोग किया था।
यानी यहाँ के धर्म का प्रभाव यहाँ के विद्वानों पर भी पड़ा, जिसके कारण अरब भूगोलवेत्ताओं के द्वारा निश्चित दिशा और समय का अध्ययन किए जाने के कारण गणितीय क्षेत्र में गणितीय गणना इनके द्वारा किया गया और गणितीय भूगोल के क्षेत्र में इनका योगदान आ गया। मानचित्र भूगोल के क्षेत्र में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है। यद्यपि अरबों द्वारा बनाया गया सभी मानचित्र दोषपूर्ण था, किंतु तत्कालीन दृष्टि से यह अधिक महत्वपूर्ण माना गया। उनके मानचित्रों के दोषपूर्ण होने का एकमात्र कारण यह था कि वे अपने तीर्थ स्थान मक्का को पृथ्वी के केंद्र में मानते थे तथा किसी भी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का निर्धारण वे इसी मक्का के संदर्भ में किया करते थे। यही नहीं, चूंकि ये अरब आरंभ से ही यात्री प्रवृत्ति के थे, इसलिए ज्ञात तथ्यों का उन्होंने मानचित्र बनाया, साथ ही पृथ्वी के आकार को भी निश्चित करने का प्रयास किया। यहाँ यह आपको बताया जा चुका है कि अल इदरीसी वह पहला अरब भूगोलवेत्ता था जिसने 1154 ईस्वी में विश्व का मानचित्र तैयार किया।